नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में 1 जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिए हैं कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अपनी दोनों डोज लें और स्वास्थ्य विभाग कोविड मामलों से निपटने के लिए अपनी सभी तैयारियां पूरी करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश स्तर पर चल रहे तमाम कार्यक्रमों और गतिविधियों के सफल आयोजन को लेकर आयोजित बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में व्यापक स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि प्रदेश की जनता में देश प्रेम की भावना और सुदृढ़ हो सके और उन्हें आजादी के महत्व समेत आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों का आभास हो। उन्होंने निर्देश दिए कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी की तरह ही उनकी यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी एक अन्य आयोजन समिति गठित की जाए। प्रदेश स्तर पर यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम भारत विजन 2047 की तर्ज पर हरियाणा विजन 2047 के अनुरूप आयोजित किए जाएं। तो वहीं राई के मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में वार्षिक उत्सव पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की, जहां सांसद रमेश चंद्र कौशिक भी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को खेल मंत्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं खेल राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह शुक्रवार को सोनीपत के राई पहुंचे, जहां उन्होंने मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उनके साथ सांसद रमेश चंद्र कौशिक भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने मोतीलाल नेहरू राई स्पोर्ट्स स्कूल में विद्यार्थियों की ओर से लगाई गई खेलों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलता है और अनुभव बच्चों को शक्तिशाली बनाता है। देखिए, बहुत अच्छा है जब बच्चे स्पोर्ट्स से आर्ट, कल्चरल और ऐसी चीज़ें जो पढ़ाई में भी काम आती हैं और उनसे जब आप डीपली कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको सीखने को भी मिलता है और ऐसी चीज़ें जो सीखी जाती हैं वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाती हैं। तो मैंने सभी बच्चों का हर वो जो उन्होंने प्रदर्शनी में रखा, मैंने सबसे 1-on-1 मिला भी हूँ, बातचीत भी की है। आप लोग भी साथ में मेरे घूम रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसी चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई में होनी चाहिए, जिससे कि हम सैंड पढ़ तो लेते हैं कि सैंड का मतलब रेत है, लेकिन अगर उसको हम छुएंगे तो ज़िंदगी में कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। उसी तरीके से बच्चों ने ये तैयारी की है और आई एम श्योर कि बच्चे ज़िंदगी में जो उन्होंने आज तैयारी की है ऐसे ही आगे भी बढ़ेंगे और ऐसे ही आगे बढ़कर अपना जो ज़िंदगी का प्रैक्टिकली जो जीवन का जो एक नॉलेज है उसको लेंगे। वहीं खेल राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है और इसी दिशा में बजट सत्र के दौरान राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की अप्रूवल करवाई जाएगी। बिल
उम्मीद है इस बार बिल उसको पास करवाएंगे विधानसभा में बजट सेशन के दौरान। उसके बाद प्रैक्टिकली उसका काम शुरू हो जाएगा। उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जितने भी हमारे खिलाड़ी तो हैं, लेकिन खिलाड़ियों के सहयोगी जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हों, चाहे वो मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे वो कोचिज़ के लिए हो। कोचिज़ के साथ कई ऐसी चीज़ें हैं, आपके मेंटल कोच हैं, तो आपको जो स्पोर्ट्स साइंस है उसके लिए, तो ये सब स्टडी के लिए हमें अपने इन हाउस सब कुछ मिलेगा। हरियाणा के बच्चों के लिए बनेगा और वहाँ से जो बनेंगे उनकी प्रायोरिटी होगी सरकार के साथ मिलके जॉब करने का, जिससे जॉब ऑप्शंस भी बढ़ेंगी और हमारा इन हाउस, जैसे हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको और अच्छा कैसे कराया जाए, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी हमें वहाँ से मिले। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से बनाई गई खेल नीति अपने पड़ोसी राज्यों से भी काफी प्रभावशाली है। अब संपूर्ण देश में हरियाणा की खेल नीति एक मॉडल के रूप में उभर रही है और अन्य राज्य अब इस खेल नीति को अपना रहे हैं। कि आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अगर हमारे पड़ोसी स्टेट्स हैं, राज्य जो हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो हम उनसे हमारी पॉलिसी चाहे जॉब की है, चाहे कैश अवार्ड की है, चाहे हम बच्चों को बचपन से ग्रास रूट से उठा रहे हैं, हर पॉलिसी में हम अच्छे भी हैं। और दूसरी स्टेट जो हैं हमें फॉलो कर रही हैं। पहले एक समय होता था कि हरियाणा दूसरी स्टेट को फॉलो करता था, आज समय ऐसा आ गया कि दूसरी स्टेट जो हैं हमारी पॉलिसी को कॉपी करना चाहती हैं, कर भी रही हैं। और पूरे देश भर में नहीं, पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले जो स्टेट है वो हरियाणा है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि हरियाणा में अब खेल नर्सरियों पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की एक कोशिश है कि बचपन से ही बच्चों का खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ सके, जिससे खेलों में अच्छा करने के लिए भविष्य में नए खिलाड़ी तैयार किया जा सके और वो देश के लिए अधिक से अधिक मेडल जीत सके। अभी तो खेलो इंडिया आ रहा है, नर्सरियां खुल रही हैं अच्छे नंबर पर, क्योंकि कोविड आपको भी पता है आने के कारण स्कूल काफ़ी बंद रहे, नर्सरियां बंद रहीं। अब नर्सरियों की शुरुआत हो रही है और नर्सरियां का नंबर जो है वो बढ़ा दिए हैं। इसमें कई चीज़ें हैं जो पहले सिर्फ NIS कोच होते थे उनको ही नर्सरियाँ मिलती थी, अब अलग रूप में हमने नर्सरियों का नॉर्म्स तैयार कर दिए हैं। प्लस खेलो इंडिया है, हमने जो पहला हमारा एक शुरुआत की थी कि ओलंपिक जाने से पहले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तैयारी के एडवांस में देने, उसका बहुत प्रेज़ हुई है दुनिया भर में। और हमारे जो अगर देखें हिंदुस्तान के जितने मेडल आए हैं उसका परसेंटेज अगर हरियाणा का देखें तो अबव 50% जो है रेशो हरियाणा की तरफ जाता है। मैं हमेशा खिलाड़ियों को ये बोलता हूँ कि आप देश के लिए खेलें, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे देश को तो ऑटोमेटिकली आपके स्टेट के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कोचेस के लिए होगा। इस दौरान यहाँ आयोजित वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने घोड़ों पर शानदार प्रदर्शन दिखाने के साथ खेलों से संबंधित करतब दिखाकर सबको चकित कर दिया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। जनता टीवी के लिए लाजपत की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, जहां चंडीगढ़ में बिजली मंत्री रणजीत सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 4 दिन चले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष को बोलने के लिए पूरा मौका दिया गया और मुख्यमंत्री ने विपक्ष के हर एक सवाल का सटीक जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम जानकारियां भी दी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिन का रहा। तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गर्मागर्म जो है वो बहस देखने को मिली। कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष ने पूरे जो जवाब मिले उनसे असंतुष्टि जाहिर की। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है। सर, जो 4 दिन का सत्र बीता है उसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, बहस हुई, लेकिन विपक्ष सदन के भीतर जिस तरीके की बात की उसी तरीके की बात बाहर भी आकर की और ये कहा कि हम तमाम मुद्दों पर जवाब चाहते थे, लेकिन सरकार ने लीपापोती की, जवाब सही से नहीं दिया, गोलमाल किया गया है। देखिए, उनका अपोजिशन का कहना है हमारी जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सेशन से पहले मिलती है तो हमारा सेशन 3 दिन का तय हुआ था। हमने उनकी मांग पे ये भी कह दिया था कि जरूरत पे तो बढ़ा लेंगे। चौथे दिन भी बढ़ा दिया। चौथे दिन भी 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चला, जो मेरे ख्याल में कभी हरियाणा के हिस्ट्री में इतना लंबा सेशन एक दिन में कभी नहीं चला, जिसमें लंच ब्रेक भी नहीं थी।
और हर आदमी को मौका बोलने का मौका दिया गया। हमारे स्पीकर ने नए मेंबर्स को भी खुल के बुलवाया, 6 बजे तक हाउस चलाया कि जो जिसने बोलना हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसने जो कहना करो, हर बातें करी। एक मामला ऐसा आया जब वो चैटिंग वाले मामले पे सीएम साहब में और हमारे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के बीच में खासा आपस में सवाल जवाब से हुए। 9-10 मिनट वो चला, पूरा सदन में पूरा हाउस खचाखच भरा हुआ था, सारा मीडिया वहाँ था। उस वक्त हुड्डा साहब को हमारे मुख्यमंत्री जी ने खूब कहा कि आप मुझे अभी दो, मैं अभी इंक्वायरी करता हूँ, हाउस में सदन में कह रहा हूँ, इसी वक्त दो मुझे। उसके बाद हुड्डा साहब बैकआउट हो गए, उन्होंने वो नहीं दिया। तो एक ही इस बात पे उनकी बुरी डिफीट हुई। नंबर 2, पूरे हाउस में जब सीएम साहब ने लास्ट दिन जब जवाब दिया तो अपोजिशन का रोल है, सब एलिगेशन सब ने लगा दिया, तो फिर सुनने चाहिए। सदा से एक परंपरा है कि जब लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं, लास्ट रिप्लाई होती है तो उसे सुन के जाते हैं। उस वक्त ना हुड्डा साहब थे, ना आपके कुलदीप बिश्नोई थे, ना अभय सिंह थे। सारे जो बोलने वाले थे सारे के सारे चले गए थे, कांग्रेस के केवल 6 मेंबर रहे थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना विचलित हुए बड़े पूरे कॉन्फिडेंस से सब बातों का जवाब दिया और उसके बाद अपोजिशन पे कोई बोलने को शब्द नहीं थे। लास्ट दिन सेशन में सारे सीनियर अपोजिशन लीडर्स ये भी कह के गए कि हम स्पीकर साहब को बधाई देते हैं कि हाउस बहुत बढ़िया कंडक्ट करा, बहुत अच्छा, हर आदमी को बोलने का मौका दिया, लंबा हाउस चलाया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं अपोजिशन के किसी एलिगेशन में जान होती तो वो मुख्यमंत्री की रिप्लाई सुन के जाते हैं। अगर विपक्ष के आरोप में दम नहीं था तो फिर विपक्ष जो भर्तियों में धांधली के मामले में मुख्यमंत्री पर और पूरे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था, उस मामले में वो जांच से संतुष्ट नहीं है। ये उन्होंने सीएम साहब ने हाउस में भी कही, पूरी बात का जवाब दिया था। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और जो वीसी होते हैं वो दोनों ही गवर्नमेंट से नाम रिकमेंडेड होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम गवर्नमेंट भेजती है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नाम गवर्नर साहब को चीफ मिनिस्टर भेजते हैं, उसके बाद गवर्नर साहब उसे अपॉइंट करते हैं। तो दोनों, तो इसमें मैं नहीं समझता कभी भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बीच में हमारा कोई दखल होता ही नहीं। उन्होंने एकेडमिक कैरियर देख के बच्चों की सिलेक्शन होती है, ये कुछ नहीं था। कांग्रेस ने तो बहुत खुराफात कर रखी है, ये तो कोई एलिगेशन नहीं था। बहुत देखिए, आपका HCS के मामले में बहुत घोटाले हुए, आपका इंस्टीट्यूशनल प्लॉट में बहुत घोटाले हुए। सारा विपक्ष पिछली बार भी जब 10 साल कांग्रेस की सरकारें थी, एलिगेशन है जो कि प्रूव्ड है। इससे भी मैं आगे बताऊं, इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी और उनके खिलाफ राजनारायण जी ने एक पिटीशन डाल दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसकी जजमेंट आई थी, उस जजमेंट में ये आया कि उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज किया है, इस करके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ये स्ट्रक्चर पास हुए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने रिजाइन नहीं करके हताश होकर पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। आपको याद है कि नहीं, ये बात है 74 की। और उस वक्त पूरे विश्व ने, जितने डेमोक्रेटिक, अमेरिका वगैरह ने भी, जर्मनी, जापान ने, फ्रांस ने, हर ने इसको कंडम करा। पूरे हिंदुस्तान में अखबार भी ब्लैक छपे थे और इमरजेंसी का 2 साल का ऐसा दौर था कि लोगों को सब, इसके बाद पूरे देश में एक तरफा यूपी की 85, बिहार की 56 की 56, मध्य प्रदेश की 40 की 40, हरियाणा की 10 की 10, पंजाब की 13 की 13, सारी सीटें कांग्रेस हार गई थी। सबसे बुरा दिन कांग्रेस का था। इससे एक दूसरा और बता रहा हूँ, प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर होते थे ज्वाइंट पंजाब के। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों एक स्टेट थी। उस वक्त प्रताप सिंह कैरों जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके खिलाफ एलिगेशन लगे थे कि उनके बेटे सुरेंद्र गोविंद ने लूट मचा रखी है और इसके खिलाफ एक मेमोरेंडम बना के दिया कि हर जगह कोल्ड स्टोरेज, सिनेमाज, लोगों से खुले पैसे लूटते थे। जब इंडस्ट्रीज को बंद करवा दी थी, ये हालात थे, तब उन हालात में इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया जिसमें जो देवलाल तब विपक्ष के नेता थे, गुरनाम सिंह अकाली दल के लीडर थे, डॉक्टर बलदेव प्रकाश बीजेपी के लीडर थे, मतलब 90 कांग्रेस के थे, 64 अपोजिशन के थे। सब 64 के 64 लोगों ने, अपोजिशन ने मेमोरेंडम साइन करके, उसमें जगदत्त शर्मा जी भी थे, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर थे, डॉक्टर मंगल सेन भी थे, और इन्होंने वो मेमोरेंडम राष्ट्रपति को दिया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया कि ये है, इन्हें शक है तो लोगों में एक पारदर्शिता रहे, इंक्वायरी करा दीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज से। तो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के SR दास, एक कमीशन, दास कमीशन अपॉइंट हुआ और उसने स्ट्रक्चर पास कर दिया प्रताप सिंह कैरों गवर्नमेंट के खिलाफ कि सारा का सारा इन्होंने यूपी करप्शन के चार्जेस प्रूव होते हैं। इसी बात पे उन्हें 6 घंटे के अंदर एज चीफ मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ा। और ऐसे मेरे ख्याल में जगन्नाथ मिश्रा पे एलिगेशन, उन पे स्ट्रक्चर पास हुए।
वो तो उन्हें सजा भी हुई, वो तो जेल में है लालू जी के साथ, वो भी जेल काट रहे हैं, चारा घोटाले में कई चीज़ों में फंसे थे। तो मेरे कहने में तो कांग्रेस का तो सारा इतिहास ये रहा है कि टोटल करप्शन में जो उनके नेता थे जिन्हें ये मंदिर मानते हैं वो भी करप्शन में हर जगह उलझे हुए थे। स्काईलाइट का मामला कितने ही इन पे है, ये तो कोई था नहीं एचपीएससी का, जिस मेंबर ने करा उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया, उसके घर से पैसा बरामद कर लिया और वो कोर्ट में दे दिया गया। कुछ भी नहीं है, इतना जल्दी कहीं एक्शन नहीं था जो हरियाणा सरकार ने करा। सर, शीतकालीन सत्र में किसानों के मुद्दे भी उठे, जिसमें बिजली के ट्यूबवेल की बात करें या फिर हरियाणा में कितने घरों में कितने गांव में बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, इस तरीके के भी सवाल थे। अब हरियाणा में बिजली विभाग के मंत्री के नाते प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने गाँव में बिजली आप 24 घंटे दे रहे हैं और कितने ट्यूबवेल कनेक्शन आप जल्द जारी करने जा रहे हैं? देखिए, हम 5500 से ज्यादा गांव में, 6800 गांव में, आप ये समझिए कि 75% से भी ज्यादा गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। नंबर 2, मैं चीज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। नंबर 2, बाकी जगह 16-16 घंटे दे रहे हैं। कुछ जगह जहाँ लोग बिल नहीं भरते वहाँ थोड़ा सा ये हमें समय लगेगा, मैं समझता हूँ। हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, बिजली पंचायत कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हम 1 साल में लोगों को कन्विंस कर देंगे। हमारे टोटल हरियाणा जो होगा 24 घंटे बिजली में हम देंगे। नंबर 2, बिजली की हमारी ये है बढ़िया, मैं उसका एक प्लस पॉइंट बताता हूँ कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हरियाणा बन गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पूरे देश में जितने एक्सावेटर बनते हैं उसका 76% अकेला हरियाणा प्रोड्यूस करता है, अकेला 76% पूरे देश का। पूरे देश में जितनी क्रेन बनती है उसका हम 53% हम बनाते हैं। पूरे देश में जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश में जितनी कारें बनती है उसका 51% अकेला हरियाणा प्रोड्यूस करता है। और पूरे देश में जितने ट्रैक्टर्स बनते हैं उसका 47 हम करें। ये बिना इंडस्ट्री के थोड़ी, ये बिना बिजली के। पंजाब में आपने देखा था कि 3-3 दिन पावर कट थे। पंजाब में आपने देखा था कि इंडस्ट्रीज बंद कर दी थी। पंजाब में ये था कि दफ्तरों में 4-4 घंटे दफ्तर पहले ख़त्म कर दिए गए थे जब मई जून का पीक सीजन था। हमारे तब भी 11,200 कुछ मेगावाट लगी थी, वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कंजम्पशन थी। हमने एक दिन भी नहीं, कभी हमारे धरने प्रदर्शन नहीं हुए, कभी लोगों ने सड़कें नहीं रोकी। हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्म करें। अभी निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जो वीसी थी उस पर उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को मनोहर लाल जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने पावर में बहुत बढ़िया मैनेज करा है, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से भी वहाँ भेजूंगी, चीफ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूँ कि हरियाणा का मॉडल आप अपनी अपनी स्टेटों में लें। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन का क्या स्टेटस है सर, और कब तक जारी करने जा रहे हैं? ट्यूबवेल कनेक्शन हमने पहले दे दिए, 12,000 ट्यूबवेल दिए हैं जो सोलर वाले हैं, 22,000 सोलर वाले हम और दे रहे हैं जो लोगों की बहुत प्राइमरी बनी है। अब उसके लिए जैसे हम पोर्टल खोलेंगे तुरंत लोगों की लाइन लग जाती है, और वो 22,000 हम इसी 1 साल में हम कंप्लीट कर देंगे। जो छोटे जमींदार उन्हें, क्योंकि उसमें 35% 30% सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 45% स्टेट देती है, और जमींदार के हेड पे केवल 25% है। बहुत ज़्यादा लोगों में ये पॉपुलर हुई हमारी। और दूसरे 15,000 जो रेगुलर ट्यूबवेल हैं वो भी हम दे रहे हैं, वो जून 2022 तक लग जाएंगे। हमने ऑलरेडी कर दिया, 8 मोटर्स उसके लिए अप्रूव कर दी, जिसमें पहले एक ही ड्यूक प्लस थी, अब उसमें शक्ति भी होगी, ओसवाल भी होगी, करमटन भी होगी। ऐसे 8 मोटर्स जमींदार ले जाके करे, वो 3 स्टार है। हमारा SDO जेई उसे जाके खाली उसकी फोटो लेगा, उसे ये अप्रूव करेगा कि ये है, जस्टिफाई करेगा, और उसके बाद वो ट्यूबवेल लगते जाएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दों पर सरकार ने विपक्ष को जवाब दिए, और इसके साथ ही प्रदेश में बिजली की जो व्यवस्था है वो बेहतर है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसकी तारीफ की है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसके लिए हरियाणा की सराहना की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज लोहारू हलके के बहल में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कबड्डी महाकुंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही अलग अलग खिलाड़ियों ने भी करतब दिखाए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कबड्डी जैसे परंपरागत खेल हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, इसलिए इन खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की बेहतर खेल नीति के कारण हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक सहित कई प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने का काम किया है। जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के अवसर पर पूरे लोहारू हलके की जनता ने
मिलजुल करके ये आयोजन किया है हरियाणा पंजाब की महिलाओं की और पुरुषों की कबड्डी के मैच का। इसी बीच माननीय एसपी साहब हमारे इसका पहुंचे। पूरा हल्के ने बड़ा जोरदार मेहनत की। मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से आज लोहारू हल्के की जनता ने जो खुशी का माहौल दिखाया है, उत्सव का माहौल दिखाया है, इस तरह के कार्यक्रम पूरे आने वाले साल 1.5 साल चलते रहेंगे और हरियाणा प्रदेश जो है एक होकर कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक मिलजुल करके आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हमारे आने वाले बच्चे नौजवान हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। अंबाला शहर में चल रहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जोनल यूथ फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि निजी स्कूलों को 134A के तहत बच्चों को दाखिला देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट के भी आदेश हैं। 134A पे नहीं, एडमिशन तो देने ही होंगे। देखिए, कोर्ट का आदेश है और सरकार का आदेश है, तो सभी स्कूलों को मानना ही है वो। तो वहीं पलवल के लघु सचिवालय में शुक्रवार को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। बैठक में 16 शिकायतों में से 14 शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया गया और 2 शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटारा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर और पृथला विधायक नैनपाल रावत सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं सुशासन सप्ताह के तहत तिगांव क्लस्टर में कृषि प्रशिक्षण हेतु किसान मेले का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक राजेश नागर के अलावा जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मेले का रिबन काटकर शुभारंभ किया और मेले में लगने वाली किसान प्रशिक्षण दुकानों का निरीक्षण किया। मेले में विधायक राजेश नागर ने बताया कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है और लगातार किसानों की आय को दोगुनी करने के प्रयास कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ इंडस्ट्रीज एरिया के सारण चौक से वरफूल आयशर रोड को आरएमसी से बनाने के कार्य का शुभारंभ किया। वहीं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और सारण गांव की तरफ से दोनों मंत्रियों का आभार जताया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि धीरे धीरे फरीदाबाद की सभी सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेतृत्व में पिछले 7 साल के दौरान पूरे प्रदेश का समान विकास किया जा रहा है। इसमें मोदी जी की सरकार और प्रदेश में मनोहर जी की सरकार आई है। धीरे धीरे फरीदाबाद का चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, रिहायशी क्षेत्र हो, कॉलोनियों का क्षेत्र हो, सारी सबकी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। क्योंकि जब सारी सड़कें पूरे फरीदाबाद की खराब थी, ना शहर की सड़कें चलने लायक थी, ना हाईवे की कोई अच्छी सड़कें थी, ना कॉलोनियों की सड़कें अच्छी थी, ना गांवों की सड़कें अच्छी थी। लेकिन पिछले 7 साल में एक एक करके सारी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। उसी निमित्त सेक्टर 24, 25, DLF और ये सारण से मुजेसर वाली जो सड़क है, जो पिछले 25 साल से मैंने देखा लोगों ने इस सड़क पर चलना बंद कर दिया था, अब उन सब सड़कों को बनाया जा रहा है। उसी निमित्त HSVP के माध्यम से इस सड़क का आज यहाँ काम शुभारंभ हुआ है और इससे हजारों को नहीं, लाखों लोगों को फायदा प्याली वाली सड़क से और सारण वाली सड़क से। औद्योगिक क्षेत्र को भी फायदा होगा और हमारे NIT विधानसभा के तमाम रहने वाले लोगों को इससे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। करनाल के कैमला गांव में जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद के 114वें जन्मोत्सव पर 111 फुट का झंडा फहराया गया। करनाल के घरौंडा हलके से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां हरविंदर कल्याण ने मुख्यमंत्री की ओर से की गई सभी घोषणाओं का स्वागत किया।
साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने पर उन्होंने फैसला लिया था कि सभी महापुरुषों की जयंती अच्छे ढंग से मनाई जाएगी, जिससे युवाओं को उनके विचार बताए जा सकें, और उसी दिशा में आज तमाम कार्य किए जा रहे हैं। तो मैं सर्व समाज की तरफ से मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई इन सभी घोषणाओं का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री जी जो कि एक पूरे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये सुनिश्चित किया है कि महापुरुषों की जयंतियां वो इस तरीके से मनाई जाए कि हमारे युवा पीढ़ी के अंदर वो विचार जाएं जो हमारे महापुरुष जैसा हमारे समाज और हमारे लोगों को देखना चाहते थे, वो विचार समाज के अंदर जाएं। इस चीज को मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है और सभी को साथ लेकर चलने की उनकी जो एक भावना है, मैं समझता हूं कि जो हमारे गुरुओं की सोच थी वही हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की भी सोच है। मैं इस मौके पर दोबारा पूरे समाज को गुरु जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, जहां अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने गांव सोंडा में 37 लाख की लागत से बने नवनिर्मित सार्वजनिक हॉल का उद्घाटन किया और साथ ही 82 लाख की लागत से बनने वाले एक नए सामुदायिक केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। वहीं उन्होंने बताया कि अगर निर्माण कार्य में किसी भी तरह के फंड की कमी रहेगी तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव सोंडा में जितने भी विकास कार्य होने बाकी हैं उनको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। आज 37 लाख रुपए की लागत से एक जो शिव मंदिर के पास एक हॉल सार्वजनिक बना है उसका लोकार्पण किया गया है और एक 82 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक भवन, जो पुरानी मांग थी कामसोंडा के लोगों की, एक भव्य सामुदायिक भवन यहाँ बनेगा सुख दुख में लोगों के काम आ सके। आज उसका शिलान्यास जो है किया गया है और इसमें और फंड की कमी रहेगी तो उसको और भी पूरा कराएंगे। कामसोंडा के और भी जो विकास के काम हैं जो। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता